गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत थर्ड पेपर जिसका कि नाम एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आज की जो हेडिंग है इसका नाम है बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोहर सिद्धांत। क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोहर सिद्धांत, यानी बोहर सिद्धांत की सहायता से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाया गया था। ये जो स्पेक्ट्रम था इसके कुछ पॉस्टुलेट्स थे, कुछ एजम्पशंस थे, कुछ उस पर आधारित था। तो आज की वीडियो में हम उसके एजम्पशंस बताएंगे और आगे जो इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं इसके एजम्पशंस के बारे में। तो इसका क्या है? बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एजम्पशंस यानी कि परिकल्पनाएं। ठीक है, हाइड्रोजन ने स्पेक्ट्रम के तीव्र रेखाओं की उपस्थिति क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत द्वारा नहीं समझाई जा सकती। देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था ये बहुत तीव्र था और तीव्र होने के कारण जो हमारी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी उसके द्वारा इसको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि स्पेक्ट्रम में अलग अलग प्रकार की रेखाएं प्राप्त हुई, जैसे लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी। इन श्रेणियों को अलग करने के लिए क्लासिकल थ्योरी पर्याप्त नहीं थी। स्पेक्ट्रम कैसा था? तीव्र था। तीव्र स्पेक्ट्रम की क्लासिकल थ्योरी द्वारा समझाया नहीं जा सका। इसे समझाने के लिए बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत का समावेश किया। देखिए बोहर ने क्या किया, इस सिद्धांत को समझाने के लिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत को समावेशित कर दिया। यानी क्वांटम सिद्धांत की सहायता से बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल का उपयोग करके इस के बारे में बताया कि कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और इसमें क्या कुछ परिकल्पनाएं थी, उन परिकल्पनाओं पर ये हमारा क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है आधारित था। इनका उपयोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में किया गया है कि कैसे जो है हम यहाँ पर तरंग दैर्घ्य की गणना करते हैं और उसके लिए कौन कौन से पॉस्टुलेट थे जिनका कि बारी बारी से उपयोग करते हैं। इसके अनुसार नंबर 1, परमाणु में एक केंद्रीय भारी नाभिक होता है। देखिए पहला एजम्पशन क्या है कि परमाणु में एक केंद्रीय भारी नाभिक होता है। जो हमारा एटम है उसमें नाभिक हमारा कैसा होगा? भारी होगा। उसका वेट क्या होगा? बहुत अधिक होगा, जिसमें परमाणु का कुल धनावेश निहित होता है। देखिए पहले बताया गया था कि जो हमारा नाभिक है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, धनावेशित नाभिक होगा, और उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। यानी कि जो भारी केंद्रीय नाभिक है उसमें क्या होंगे? धनावेश जो है वो निहित होंगे। और पहले बताया रदरफोर्ड मॉडल बताया कि जैसे कि तरबूज में बीजे होते हैं उसी प्रकार से क्या होता है, उसी प्रकार से नाभिक में धनावेश पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कहने मतलब ये है कि कुल धनावेश निहित रहते हैं तथा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार ग्रही कक्षाओं में घूमते रहते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा नाभिक है उसमें क्या है? उसमें धनावेशित है, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ऐसे अपनी भी कक्षाओं में क्या होते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल धनावेशित नाभिक तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल से प्राप्त होता है। देखिए जब ये घूमते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तो क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है। क्या बल होता है? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कैसा बल होता है? एक ऐसा बल जो सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है वो कहलाता है अभिकेंद्र बल। और एक होता है अपकेंद्र बल, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इंग्लिश में। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो कैसा फोर्स होता है? जो बाहर की ओर कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर जो नाभिक है वो है पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित, यानी दोनों के मध्य क्या हुआ? एक जो है अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो गया, और उनके बीच लगने वाला जो है बल है वो होगा विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। ऐसा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? दोनों के बीच
कार्य करने लगता है, क्योंकि पहले ही बताया गया था कि जब सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सन होगा, अपोजिट होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। यहाँ चार्ज कैसे है, अपोजिट है, न्यूक्लियस हमारा कैसा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कैसे है, वो निगेटिव है, यानी दोनों के मध्य जो हमारा अभिकेंद्रीय बल लगेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये बताया गया पहले पोस्टुलेट में कि हमारा क्या होगा, नाभिक भारी होगा, उसमें धनावेश पाए जाएंगे, बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, घूमने से क्या हो जाएगा, इन दोनों के मध्य अभिकेंद्र बल कार्य करने लगता है, और अभिकेंद्र बल जो है वो सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है आकर्षण बल उत्पन्न होता है, क्योंकि दोनों के चार्ज अलग अलग होते हैं, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें वह ऊर्जा विकिरित नहीं करते। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में घूमते हैं जहां पे ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, क्योंकि ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे क्या हो जाएगा, वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप मार जाएगा। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहा जाता है। अब देखिए बात यहाँ पर आ गई, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करते हैं, जहां पर ऊर्जा का वितरण नहीं हो रहा है, और वो कक्षा कैसी होती है, स्थायी कक्षाएं होती है। यानी क्या होती है, स्थायी कक्षाएं, ये कक्षाएं बदलती नहीं है। अगर स्थायी कक्षाएं नहीं होंगी तो वहां पर ऊर्जा का वितरण होता है। ये बात भी क्या है, महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में मूव करते हैं जहां ऊर्जा का वितरण नहीं होता है, और इन कक्षाओं को कहते हैं स्थायी कक्षाएं कहते हैं। जिनमें वितरण होगा वो अस्थायी कक्षाएं होंगी। कोई कक्षा पहले 1 है, उसको ऊर्जा मिल गई तो ऊर्जा 2 में चला गया, 3 में चला गया, यानी कैसी होगी, ये अस्थायी कक्षाएं हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो नहीं घूम सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, नाभिक अत्यंत भारी होता है, अतः इसकी गति नगण्य होती है। अब देखिए बात आती है, हमने पहले बताया नाभिक क्या होता है, बहुत भारी होता है। तो नाभिक बहुत भारी होता है तो इसकी जो गति होती है बहुत कम होती है। इस गति को नगण्य मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष। क्या होता है ना, क्योंकि क्या नाम, ये जो है बहुत स्लो घूमता है, 24 घंटे में थोड़ा सा घूमेगा, ये लगातार घूमता रहता है, तो दोनों की कक्षाओं में अंतर है, इलेक्ट्रॉन का और नाभिक का। इसलिए जो नाभिक है भारी होता है, भारी होने के कारण क्या होती है, इसकी जो कक्षा होती है इसकी गति को नगण्य माना जाता है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 4, परमाणु द्वारा विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण तब तक होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक अनुमत कक्षा से दूसरी अनुमत कक्षा में कूदता है। देखिए यहाँ पे बात आ रही है, जो परमाणु द्वारा जो विकिरण होता है, जो रेडिएशन होता है, उसमें उत्सर्जन या अवशोषण, एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों तभी तक होंगे जब एक इलेक्ट्रॉन एक अनुमत कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है। देखिए अनुमत कक्षा क्या है कि किसी को इलेक्ट्रॉन को n = 1 है, n = 1 से 2 में जाना है, वो उसकी अनुमत कक्षा है। ऐसा नहीं है कि n = 1 वाला n = 4 में जंप मार जाए, यानी क्या हो जाएगा, ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो उत्सर्जन अवशोषण होगा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, जिसकी की परमिशन होती है। ऐसा नहीं है क्रम से जाएगा। ठीक है, विकिरण में उत्सर्जन या अवशोषण एक फोटॉन के रूप में होता है। अब देखिए जो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकिरण का उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा, वो क्या होगा, एक फोटॉन के रूप में होता है, फोटॉन के रूप में होता है, चाहे उत्सर्जन हो चाहे अवशोषण हो, जिसकी ऊर्जा hν, हमने पहले बताया कि एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा अवशोषण होगा, उसमें ऊर्जा जो है वो hν उत्पन्न होती है। उन दोनों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हमारा जंप मारता है, एक कक्षा दूसरी कक्षा में जाता है, तो उस समय क्या होता है, जो अंतर है वो क्या होगा, hν के बराबर होगा। यानी hν जो ऊर्जा है एक कक्षा से जाएगा, उसका अंतर जो है वो फोटॉन की ऊर्जा के बराबर होगा। अतः यदि प्रारंभिक व अंतिम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्रमशः EI तथा EF हो, देखिए यहाँ पर अगर प्रारंभिक कक्षा EI फॉर इनिशियल यानी प्रारंभिक कक्षा, EF बराबर क्या है, यानी फाइनल कक्षा, यानी इसकी अंतिम कक्षा हो, तो hν बराबर EI - EF। देखिए दोनों का अंतर hν बराबर EI - EF। न्यू क्या है, यहाँ पर क्या है,
फोटान की आवृत्ति है, EI क्या है, इसकी प्रारंभिक कक्षा है, और F क्या है, इसकी अंतिम कक्षा है। यानी क्या हो जाएगा, दोनों का ऊर्जाओं का अंतर जो है EI माइनस EF जो है वो क्या होगा, उसका अंतर क्या हो जाएगा, h न्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर कहने मतलब ये है, हमने यहाँ पर 4 पोस्टुलेट बताए और चारों पोस्टुलेट के बारे में बताया। पहले में बताया कि हमारा नाभिक भारी होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसके सेंटर में धनावेश होगा, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इन पे अट्रैक्शन बल कार्य करता है। दूसरा बताया कि ये अपनी कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें की ऊर्जा का वितरण नहीं होता है, यानी वो कक्षाएं कैसी होती हैं, स्थायी कक्षाएं होती हैं। इसके अलावा तीसरा बताया कि यह अत्यंत भारी होता है इसका नाभिक, अतः इसकी गति नगण्य होती है। और चौथा बताया कि ये उत्सर्जन जब करते हैं जब इनको परमिशन होती है कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने की, और उस समय जो इनका अंतर होता है वो क्या होता है, फोटान की ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 पोस्टुलेट बताए। इसी वीडियो को आगे फिर बताएंगे, जो आगे का इसका पार्ट है फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।